हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर हमारा 10th चल रहा था, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था ये जो प्रतिरोध क्या होता है और जो चालक तार का प्रतिरोध है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। और हमने जो प्रतिरोध की निर्भरता के आधार पे चालकता है, तो उस चालकता को व्युत्पन्न किया था, यानी उसका व्युत्पन्न किया था कि चालकता है उसको किस प्रकार से हम इन समीकरणों को आपस में जोड़ते हुए निर्माण कर सकते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने वहाँ पे देखा था जो प्रतिरोधकता है उसके बारे में। अब हम प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ते हैं कि यदि हम इसको परिभाषित करें तो किस प्रकार से प्रतिरोधकता, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी जिसको सामान्यतः बोला जाता है। अब हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि के बराबर, जैसे हमने ये सूत्र निकाला था R बराबर के एल बटा ए। यदि यहां से हम लिखें के बराबर आर ए बटा एल, तो ये के हमने क्या पढ़ा था, के बराबर क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोधकता या इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम सामान्यतः कहते हैं। अब इसको यदि हम परिभाषित करें या परिभाषा के रूप में हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम एक चालक तार बनाते हैं, इस प्रकार हमने एक चालक तार है वो बना लिया। ठीक है, ये हमने एक चालक तार जो है वो बना लिया। अब उसकी लंबाई हमने मान ली 1 मीटर, एकांक मान ली, और ये इसकी अनुप्रस्थ काट है ए, इसको भी हमने क्या मान लिया, एकांक। अर्थात उसकी लंबाई भी हमने क्या मानी, एकांक, और अनुप्रस्थ काट उसको भी हमने क्या मान लिया, एकांक मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इस सूत्र से, ये माना यदि किसी चालक तार की एकांक लंबाई हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्या हो, एकांक हो, तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं के बराबर आर, एक की जगह हमने क्या मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, बट्टा एल की जगह हमने क्या मान लिया, 1 मीटर। तो ये क्या हो गया, एकांक हो गया। तो हम लिख सकते हैं के बराबर 1 है और ये भी 1 है, के बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो के बराबर आर, अर्थात एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता कहलाती है। तो ये हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये होती है प्रतिरोधकता। अब अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है प्रतिरोधकता का मात्रक। भाई क्या होता है, मात्रक भी जरूरी है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा प्रतिरोधकता का मात्रक। तो हमने पढ़ा के बराबर आर ए बटा एल, तो के बराबर ओम, किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, इनटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट्टा लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब देखो यहां ऊपर क्या है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर इस से कट गया,
तो K बराबर बच गया क्या, ओम इंटू मीटर। क्या बच गया, ओम इंटू मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो इसको यदि सिंबल के हम रूप में लिखे तो ओम का जो सिंबल होता है वैसे होता है और मीटर का मतलब ये। तो K बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। तो ये होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। इसका हम निम्न प्रकार से व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अगला जो आता है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध जो है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर होता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये हमें पता है क्या है, धातुएं हैं। अब ये धातुएं हैं, इनका ताप में वृद्धि करते हैं। यदि इन धातुओं के ताप को बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, इसके ताप में यदि वृद्धि की जाए तो वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध है उसका मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। सेकंड में हम देखते हैं कुछ मिश्र धातुएं, कुछ मिश्र धातुएं जैसे कॉन्स्टेंटन व मैग्नीज। कुछ मिश्र धातुएं जैसे कॉन्स्टेंटन व मैग्नीज का, अब देखो इसका हमने ताप में वृद्धि की थी तो प्रतिरोध में क्या हुआ था, उछाल हुआ था, या प्रतिरोध भी क्या हुआ था, बढ़ा था। लेकिन कॉन्स्टेंटन व मैग्नीज ये क्या है, मिश्र धातुएं हैं, और यदि इनका ताप बढ़ाते हैं, यदि इनके ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है। प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है। प्रतिरोध का जो मान है वो बहुत कम परिवर्तित होगा। यदि हम इन मिश्र धातुओं के ताप को बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान बहुत कम परिवर्तित होता है। अब थर्ड इसमें यदि हम देखें तीसरे के रूप में तो हम लिख सकते हैं कि भाई कुछ अधातुएं या कुछ अधातुएं जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम, सॉरी ये धातुएं हैं, कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम। तो सिलिकॉन उसका प्रतीक होता है Si और जर्मेनियम का प्रतीक होता है Ge। तो कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम, अब ये क्या होता है, इनका ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। अब इनमें ताप में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यदि इनके ताप को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध के मान में क्या होगी, कमी होती है। और जब प्रतिरोध के मान में कमी होती है तो ऐसी धातुओं को या ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक। ठीक है। अब परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है निम्न में से या किन्हीं दो अर्धचालक पदार्थों के नाम लिखिए, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें गुण क्या होता है, यदि इनका ताप में वृद्धि करें, ताप के मान को बढ़ाएं तो प्रतिरोध जो है उसका मान क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको अर्ध
अतिचालक कहते हैं। फिर जैसे एक इसका और गुण देखते हैं ताप की निर्भरता का। कुछ धातुओं का ताप कम करने पर, कुछ धातुओं का ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर, यानी कई धातुएं ऐसी होती हैं उनका तापमान यदि कम किया जाए तो एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। यानी कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप यदि कम किया जाए, लगातार कम करते जाए तो एक निश्चित ताप पर उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे पारे का प्रतिरोध, पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर पारा मरकरी, उसका प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है, यानी इसके तापमान को कम करते चले गए। अब बहुत कम है, 4.2 केल्विन का मतलब 273 केल्विन में 0 डिग्री होता है। अब इसके तापमान को और अधिक कम करते चले गए, इसका मतलब इसको और अधिक ठंडा करते चले गए, तो लगभग जो तापमान आएगा 4.2 केल्विन, उस स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। अब देखो हमने यहाँ पे देखी, जैसे एक तो कॉन्स्टेंटन, अब देखना इसमें कॉन्स्टेंटन, और एक हमने पढ़ी मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, और एक आपको ध्यान रखना है नाइक्रोम। नाइक्रोम, ये तीनों क्या है? मिश्र धातुएं हैं। क्या है? मिश्र धातुएं। अब ये जो मिश्र धातु किन किन धातुओं को मिलाने से बनती है? जैसे कॉन्स्टेंटन जो होता है कॉपर प्लस निकल। जब कॉपर और निकल आपस में मिलते हैं तो कॉन्स्टेंटन जो धातु है, मिश्र धातु, उसका निर्माण होता है। फिर जैसे कॉपर प्लस निकल प्लस, उसके अंदर मैग्नीज हमने मिला दिया, कॉपर निकल और उसके साथ हमने मैग्नीज जो है वो मिला दिया, तो किसका निर्माण हो जाएगा? मैग्नीन का। अगर मैग्नीज नहीं मिले तो आप क्लोरीन भी मिला सकते हो। मैग्नीज नहीं मिले तो क्लोरीन भी मिलाया जा सकता है। तो मैग्नीन जो है वो कॉपर, निकल और मैग्नीन धातु है, उनका मिश्र धातु का एक रूप होता है। उसी प्रकार जैसे नाइक्रोम का जो तार होता है उसमें निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीन है तथा आयरन, इन धातुओं को आपस में मिला के मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टेंटन है वो कॉपर और निकल धातु की मिश्र धातु का रूप है।
यानी इन धातुओं को मिला के हम किसका निर्माण करते हैं, कॉन्स्टेंटन का। मैंगनीन है, उसमें कॉपर है, निकल है, मैंगनीन या क्लोरीन, ये अधातु है, उसको मिला के भी हम बनाया जा सकता है। नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इन सब को मिला के मिश्र धातु है, उसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अब बात आती है अगले की, तो अगले में हम बात करते हैं, तो हमने ताप पर निर्भरता है उसको पढ़ लिया। सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। अगला जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता देखेंगे, वो आएगा पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोध है वो पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भर करता है। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, ठीक है। अब इसमें देखो हमें वही जो सामान्यतः लेने हैं, हमें इसमें एक स्थिति ध्यान रखनी है, लंबाई क्या होनी चाहिए, समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट। लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये अगर दोनों स्थिति में है तो हमें कुछ पदार्थ चालक तार लेते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा और एल्यूमिनियम। जैसे चांदी, सोना, तांबा व एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमने कुछ पदार्थ लिए जिसकी लंबाई क्या है, समान है, और इसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है या जो मोटाई है वो भी क्या है, समान है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अब जब इनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो सबसे अधिक पदार्थ में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, और चांदी का प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। जब इनके प्रतिरोध की गणना करते हैं तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध है वो सबसे अधिक। बात कर रहे हैं सिर्फ 4 धातुओं की तुलना की, तो इनमें सबसे अधिक जो प्रतिरोध होगा वो किसका होगा, एल्यूमिनियम का, और सबसे कम जो प्रतिरोध है वो किसका प्राप्त होता है, चांदी का प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था C बराबर 1/R, ये पढ़ा था। अब हम क्या लिख सकते हैं, यदि प्रतिरोध का मान, ध्यान से सुनना, यदि प्रतिरोध का मान कम है तो उसकी चालकता अधिक होती है। यानी चारों में से यदि प्रतिरोध का मान कम है तो चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो चांदी का प्रतिरोध क्या है, कम है, तो हम बोल सकते हैं यदि चांदी का प्रतिरोध कम है तो चांदी क्या है, सर्वाधिक चालक होगी। ध्यान से देखना, यदि चांदी है उसका प्रतिरोध इन धातुओं में से सबसे कम है, तो इन धातुओं में सबसे अधिक चालक कौन सी धातु होगी, चांदी होगी। उसके बाद में जैसे सोना है, तांबा और एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम उसका प्रतिरोध क्या है, सबसे अधिक है, तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जो हमने इस समीकरण से या इस संबंध से अच्छे से पढ़ा था। तो हम यदि इन धातुओं को प्रतिरोध का यदि क्रम लिखें और चालकता का क्रम लिखें तो हम लिख सकते हैं प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोध का क्रम। तो प्रतिरोध है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अब देखना इसमें किसका प्रतिरोध अधिक है वो धातु आप पहले लिख दो, तो जिसका प्रतिरोध अधिक है वो पहले लिख दो, जैसे एल्यूमिनियम, इसका प्रतिरोध क्या है, अधिक, तो अधिक के लिए ये चिन्ह लगा दो। उसके बाद में सेकंड हम देखें तो एल्यूमिनियम के बाद में क्या आता है, तांबा,
तो कॉपर लिख दें, इसका प्रतिरोध भी क्या है, अधिक है। फिर सोना, नीचे क्या लिख दें, Au, और उसके पश्चात हम क्या लिख सकते हैं, चांदी, तो चांदी को हम क्या लिख सकते हैं, Ag। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध का क्रम हो गया। तो प्रतिरोध में सबसे पहले एल्यूमिनियम, उसके बाद में सोना, उसके बाद में तांबा और उसके बाद में चांदी। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखो सॉरी, ये इसमें यहाँ जो आएगा वो Au और फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, उसके बाद में सोना, फिर तांबा और लास्ट में आएगी चांदी। तो ये क्या है, इसके प्रतिरोध का क्रम होता है। तो सबसे अधिक जो प्रतिरोध है वो किसका होगा, एल्यूमिनियम का, और सबसे कम जो प्रतिरोध है वो किसका प्राप्त होता है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम प्राप्त होता है। अब हमने प्रतिरोध का क्रम लिखा, अब हम लिखते हैं चालकता का क्रम। चालकता का यदि क्रम लिखें तो हमने पढ़ा है कि भाई जिसका प्रतिरोध कम होगा, चांदी का प्रतिरोध कम है, तो सबसे अधिक चालक कौन होगी, चांदी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, चांदी, चांदी क्या है, सबसे अधिक चालक है। उसके बाद में तांबा, उसके बाद में सोना, तो तांबा है तो कॉपर, सोना है तो Au, और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक चालक होती है चांदी, फिर तांबा, फिर सोना और लास्ट में एल्यूमिनियम। ये बात करें हम इन धातुओं से रिलेटेड, तो हमें ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने ये पढ़ा कि भाई चालक तार का प्रतिरोध है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर होता है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, जो परीक्षा में सामान्यतः पूछा जाता है, वो किस टाइप से पूछा जाता है, तो उसको भी हम साथ साथ करते चलते हैं। तो जो न्यूमेरिकल आता है परीक्षा में चालक तार की प्रतिरोध की निर्भरता से, उनमें इस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको हल भी करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट, L तो लंबाई है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट है या मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, के तार का प्रतिरोध कितना ओम है, 4 ओम है। प्रतिरोध 4 ओम है। तो इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो उसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। कोई भी अन्य तार है उसका प्रतिरोध आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको दिया जाएगा जिसकी लंबाई हाफ और मोटाई 2a है, जिसकी लंबाई हाफ व मोटाई 2a है, यानी मोटाई दुगुनी कर दी और लंबाई को आधा कर दिया। अब जब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो उसको हम परीक्षा में किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका जब हल किया जाता है तो हम लिख सकते हैं प्रथम तार का प्रतिरोध। तो जो प्रथम तार का प्रतिरोध है उसको हम क्या मान सकते हैं, R1। क्या मान सकते हैं, R1 के L/A।
और इसका मान कितना दे रखा है 4 ओम। इसको हमने दे दिया समीकरण फर्स्ट। ये है प्रथम तार के लिए। अब बात करते हैं द्वितीय तार के लिए। द्वितीय तार के लिए सेकंड तार है, उसके लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा R2, प्रतिरोध हो जाएगा R2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि, और L को हमने क्या मान लिया हाफ। तो हाफ की यदि हम लिखें जैसे के L बटा A, तो सेकंड तार के लिए हमने L बराबर क्या माना हाफ माना दिया है, और A बराबर हमने क्या मान लिया 2A, या इसको L/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ L या L/2। तो R2 बराबर के L की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ L/2 बट्टा A की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2A, लिख दिया। अब देखना इसमें, इसको आगे हल कर लेते हैं। अब इससे जो कॉमन आता है उसको कॉमन रखना है, बाकी को सेम ऐसे ही लिखते चले जाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L, अब ये 2 है, अब देखो ये स्थिति ऐसी है, इसको साइड में हल कर लेते हैं। L/2 बट्टा 2A बाई 1 लगा सकते हैं। तो L/2 इंटू, जब ये भाग की संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे भाग 2A बट्टा 1 है, और जब इसको हम गुणा में लिखते हैं तो गुणा में लिखते ही 1/2A कितना हो जाएगा 1/2A। तो हम लिख सकते हैं L/4A, लिख सकते हैं ना L/4A। तो ये क्या हो जाएगा के L/4 इंटू A, लिख दिया। अब देखना इसमें आगे R2 बराबर, ठीक है। अब यहां से जो कॉमन लेना है तो 1/4 को हमने कॉमन लिया, आगे क्या बच गया L/A, ठीक है। इसको हमने मान लो समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 2 है, उसमें देखो R1 का मान ये है, तो R2 बराबर 1/4 के L/A किसके बराबर है R1 के इंटू R1, लिख सकते हैं। R2 बराबर 1/4 और R1 का मान कितना दे रखा है 4 ओम इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम, कितना हो जाएगा 1 ओम। अतः हम लिख सकते हैं, अतः नए चालक तार का प्रतिरोध, अतः नए चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ, देखो 1 ओम हो जाता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो भी, जो आपकी जो एग्ज़ाम होती है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार आज का ये जो हमारा वीडियो रहा, तो इस वीडियो में हमने जो चालक तार की प्रतिरोध की जो निर्भरता उसके बारे में पढ़ा, और उसमें हमने प्रतिरोधकता क्या होती है उसको परिभाषित किया। फिर प्रतिरोधकता उसका मात्रक है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर जो चालक तार है उसकी जो ताप पर निर्भरता यानी प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता उसको जाना, और प्रतिरोध है उसकी पदार्थ पर निर्भरता को हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने जो आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का जो सामान्यतः क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि भाई चालक तार का प्रतिरोध की निर्भरता है, उसका जो न्यूमेरिकल है उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, उसके बारे में हमने इसको अच्छे से पढ़ा। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो उस वीडियो में हम
जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, तो ये है, तो उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप उनको जब आप पढ़ोगे तो उनसे पहले ये वीडियो उसको अच्छे से यदि आप देखोगे तो अगला जो पॉइंट है वो हमें अच्छे से समझने आने लग जाएगा, तो उसको हम पढ़ सकते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन है, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, उसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं।